हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारतीय न्याय प्रणाली में सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के नाम से हम इनको जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के मुखिया होते हैं हम उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर आप सबको पता है कि एक निश्चित समय के लिए होता है, वो फिर बदलते हैं। और एक प्रथा ये भी है कि जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको जाने के 1 महीने पहले तक अपने उत्तराधिकारी का नाम सजेस्ट करना पड़ता है। तो रिसेंटली जो भी हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवई साहब, उन्होंने नाम सजेस्ट किया है। और जो नाम सजेस्ट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका रिलेशन बहुत सारे ऐसे वर्डिक्ट से रहा है जो हिस्टोरिक वर्डिक्ट रहे हैं अपने आप में, राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपॉइंट करने की प्रक्रिया। आप सबने पढ़ा होगा कि कोलिजियम एक सिस्टम है, कोलिजियम प्रणाली जो इंट्रोड्यूस किया गया 1993 में, उसकी सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपॉइंट करते हैं। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इनकी नियुक्ति की क्या प्रणाली है, इसके बारे में अक्सर कम सुनने को मिलता है। तो आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को आप लोग यूज़ कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ में, पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेगमेंट में, साथ में आप करंट अफेयर्स में भी इसको यूज़ कर पाएंगे। खबर को देख लेते हैं। खबर क्या कहती है कि CJI गवई रिकमेंडेड G कांत एज दी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि ये 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और अभी हमारे जो CJI हैं ये गवई साहब हैं। चीफ जस्टिस गवई इज शेड्यूल्ड टू रिटायर ऑन November 24। ये 24 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे। लगभग 1 महीने पहले अपने उत्तराधिकारी का नाम भेजने की जो परंपरा है उस परंपरा का इन्होंने पालन किया है और अपने उत्तराधिकारी का नाम भेज दिया है। अगर मैं आपसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की बात करूं कि इनके अपॉइंटमेंट होती कैसे है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनको भी जो अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन किस प्रक्रिया के थ्रू? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो अभी हमारे वर्तमान CJI हैं इनको एक नाम सजेस्ट करना होता है। ये नाम सजेस्ट करते हैं और ये नाम सजेस्ट करते हैं किसको? हमारी जो विधि मंत्रालय है उस विधि मंत्रालय को नाम भेजा जाता है और विधि मंत्रालय फिर इस नाम को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास भेजता है और प्रेसिडेंट जब इस नाम को अप्रूवल दे देते हैं तो फिर ये चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो जाती है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करने के लिए कोलिजियम प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरे जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण, सब कुछ कोलिजियम प्रणाली की सिफारिश पे किया जाता है। यहाँ एक सिंपल प्रोसेस है। क्वालिफिकेशन क्या है? कोई निश्चित क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई प्रक्रिया, हाँ, सर्वोच्चता के सिद्धांत की बात की गई है कि जो व्यक्ति सीनियर मोस्ट होगा उस सीनियर मोस्ट व्यक्ति को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन एक सवाल है मेरा आप लोगों से, क्या इस प्रक्रिया का पालन हमेशा हुआ है? क्या हमेशा सीनियर मोस्ट पर्सन को ही CJI बनाया गया है? अगर नहीं तो कब कब ऐसा हुआ है कि सीनियर मोस्ट पर्सन की जगह अन्य न्यायाधीशों को भी CJI बनाया गया है? आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम आंसर जरूर दीजिएगा। तो अभी जो प्रोसेस की प्रक्रिया है, शायद इस बात को आप समझ गए होंगे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो अभी है, यही जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है उसके नाम को सजेस्ट करते हैं। ये नाम विधि मंत्रालय को भेजा जाता है। विधि मंत्रालय मतलब मंत्रिपरिषद की रिकमेंडेशन जाती है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं, नाम फाइनल हो जाता है, फिर शपथ दिलाई जाती है। और शपथ भी कौन दिलाता है? हम सबको पता है, भारत के राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, राइट। ये पूरी प्रक्रिया है जिसको आप लोग समझ गए होंगे। अब किसको अपॉइंट किया गया है उससे पहले आप, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको PDF और PDF के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये अपडेट मिल जाती है। तो आपको कोई भी PDF चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्णित नहीं है, मतलब जैसे कोलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर अन्य न्यायाधीशों को अपॉइंट करते हैं, ऐसा कोई फिक्स सिस्टम नहीं है सीजीआई के लिए। सीजीआई की जो नियुक्ति है, जो वर्तमान सीजीआई है, इनकी सिफारिश के आधार पर कर दी जाती है। ठीक है, अब देखो, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP के अनुसार सरकार कानून मंत्रालय मौजूदा सीजीआई से अगले सीजीआई के नाम की सिफारिश मांगता है। जो कानून मंत्रालय है, विधि मंत्रालय है, वर्तमान जो न्यायाधीश होते हैं, इन वर्तमान न्यायाधीश से आगे आने वाले जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सिफारिश मांगता है। इनकी सिफारिश मांगने के बाद, परंतु मौजूदा सीजीआई परंपरा अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश सीनियर मोस्ट जज का नाम सुझाते हैं। सरकार इस सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना जारी होती है। विधि मंत्रालय मांगता है सीजीआई से, सीजीआई क्या करते हैं, सीनियर मोस्ट जज का नाम भेज देते हैं। फिर सरकार मतलब विधि मंत्रालय राष्ट्रपति के पास इस नाम को भेजता है। राष्ट्रपति साहब की जैसे ही मंजूरी मिल जाती है, मंजूरी मिलने के बाद फिर इनके नाम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल घोषणा की जाती है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि MOP क्या है, ये MOP या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या है। आप बता देंगे कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक प्रक्रिया है जिसके तहत कानून मंत्रालय, विधि मंत्रालय, जो वर्तमान सीजीआई है, ये इनसे रिकमेंडेशन मानी जाती है इनके उत्तराधिकारी की, और वो जो सीनियरिटी की थ्योरी है उसका पालन करते हुए सीनियर मोस्ट जज के नाम को रिकमेंड कर देते हैं और फिर राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद इनकी नियुक्ति हो जाती है। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं, इनके कुछ प्रमुख निर्णयों के बारे में। अनुच्छेद 357-70 का निरस्तीकरण मामला, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को समाप्त करने के निर्णय के पीठ के सदस्य रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर को हटाया गया, 370 को वहाँ से हटाया गया, तो उसके बाद इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो जिस पीठ ने फैसला दिया था उसमें ये व्यक्ति थे और इन्होंने बोला कि जो किया गया है वो विधि संगत है, कानून के अंतर्गत है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत किया गया हो। तो अब कुछ लोग यहाँ पर फेवरिज्म के भी सवाल खड़े कर सकते हैं कि भाई सरकार का सपोर्ट किया है इसलिए सरकार इनको सीजीआई बनाएगी, बट बनाने के पीछे कारण क्या है, सीनियर मोस्ट जज हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाली पीठ के सदस्य थे। अब ये तो सरकार के अगेंस्ट चला गया था पूरा मामला। तो जो जस्टिस सूर्यकांत हैं ये अपने बोल्ड डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, अपने लेगेसी को इसी तरीके से आगे सस्टेन करेगा और अपने बोल्ड डिसीजन के लिए हमेशा जाने जाएगा। तो इलेक्टोरल जो बॉन्ड स्कीम है, इस बॉन्ड स्कीम के सदस्य में भी ये शामिल थे। पेगासस जासूसी प्रकरण, पेगासस स्पाईवेयर केस निगरानी और निजता से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा रहे। पेगासस वाला मामला भी काफ़ी वायरल हुआ था, उसमें भी यही उस पीठ के हिस्सा ये रहे थे। रायद्रोह कानून है ना, सेडिशन लॉ निलंबन, देशद्रोह कानून की वैधता पर सुनवाई करने वाली पीठ में भी शामिल रहे। तो इनके द्वारा कई ढेर सारे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिए गए हैं और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पर्सन है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की जो लेगेसी है वो लेगेसी इसी तरीके से बनी रहेगी, क्योंकि हम पिछले कुछ समय से काफ़ी बोल्ड और एक्टिव चीफ जस्टिस हमको देखने को मिले हैं, चाहे DY चंद्रचूड़ हों, BR गवई साहब हों या अभी हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी जो बनने जा रहे हैं 53वें न्यायाधीश। इन सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है उसको बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जुडिशरी ही अगर सब कुछ करने लगेगी तो फिर लेजिस्लेचर क्या करेगा और एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी की अपनी इंपॉर्टेंस है और उस इंपॉर्टेंस के बिना ये जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी शायद उतनी डेमोक्रेटिक नहीं रहेगी जितनी डेमोक्रेटिक इसको रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ते हैं, जैसे शासन के अंग की बात करें या लोकतंत्र की बात करें, तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा जो शासन है शासन के 3 अंग हम लोग पढ़ते हैं। इनमें एक आपको देखने को मिलेगा विधायिका का काम है विधि का बनाना, है ना, विधि बनाना, ये कानून बनाते हैं, ये लॉ बनाते हैं। एक हमको देखने को मिल जाता है कार्यपालिका का काम है इन कानूनों का क्रियान्वयन करना और नीति निर्माण बनाना, मतलब पॉलिसी मेकिंग इनका काम है। और इसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जैसे आप लोग कहते हैं जुडिशरी या न्यायपालिका। जब ये दोनों अंग सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो फिर ये जस्टिस करने का काम करते हैं, आप उसको न्यायपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट पिलर है, ये इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि
जब व्यवस्थाएं तानाशाह हो जाती हैं तो न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वो संविधान और कानूनों की रक्षा करेंगे। तो जस्टिस सूर्यकांत जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। फाइनल अप्रूवल के बाद ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और ये हमारा फाउंडेशन बैच है जो प्रतिज्ञा 2027 के बच्चों के लिए, आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बिहार पीएससी की तैयारी आपकी साथ में इसमें होगी। और दिवाली का जो ऑफर हमारा था वो 31 अक्टूबर तक अभी भी चल रहा है, तो आप इसके हिस्सा बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको PDF और अपडेट्स मिल जाएंगे। ये लेक्चर आपको कैसे लगते हैं अपनी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। फिर आपसे करते हैं मुलाकात। जब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।